कि रीढ़ की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। तो मिल्क हमारे लिए बना ही नहीं है। जनरल से छोटी मोटी सर्जरी में भी डॉक्टर आपको बोलते हैं मिल्क नहीं लेना है, वो इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है। लोगों को ऐसा मिथ है कि मिल्क लेते हैं तो कैल्शियम मिलता है, ये सारी चीजें होते हैं। तो कैल्शियम आता कहाँ से? कि एक्सरसाइजेस कुछ समझ में किसी को नहीं आता। अब किसी को पता नहीं है कपाल भारती कब करना है। वो हाई बीपी का पेशेंट अगर कपाल भारती कर रहा है बिना किसी के सजेशन पे, तो उसको पता नहीं कि करना क्या है। कपाल भारती का ऐसा रूल है, अगर जिसका बीपी हाई है और वो फास्ट करता है तो बीपी और हाई हो जाएगा। हट के कारण चेस्ट पेन हो रहा होगा, उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, चाहे वो एसी में भी रहेगा तो उसको स्वेटिंग होगा। जनरल पेन में स्वेटिंग नहीं होता है। जब ये मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा पोस्चर ये होता है, नेक फॉरवर्ड बेंड हो जाता है। जैसे फॉरवर्ड बेंड होता है तो हमारा जो हेड का प्रेशर है 7 to 8 kg हमेशा वेट बेयर करता है। हेडेक है तो मैं मानता हूं कि आज के डेट में हेडेक का मेन रीजन जो है मोबाइल ही है। बच्चे को जब हम लोग बैक साइड पे बैक जैसे ही देते हैं तो बच्चों का पोस्चर ऐसे बैकवर्ड हो जाता है। वैसे कंडीशन में आप देखेंगे स्पाइन लॉस ऑफ कर्वेचर होता है, जो हमारा लॉर्डोसिस कैपोसिस हो सके तो पिलोज छोड़ दे। हम लोग जनरली मिस्टेक कहाँ करते हैं कि पिलोज हम लोग यहाँ रखते हैं। कि माइग्रेन वाले पेशेंट जो भी होते हैं उनको बताते हैं कि आप हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाया करो। जैसे हम खाते हैं तो हमारे जॉ लाइन से होकर के सारा ये टीएम से जब ओपन होता है, वर्किंग में आता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। स्ट्रेस, बैक पेन और एंजाइटी के पेशेंट को आप देखेंगे नेक हैवीनेस बहुत होता है। हाई हील्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है स्पाइन के ऊपर? कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेस्क जॉब करते हैं? अभी पिछले बार मेरे यहाँ एक पेशेंट आया था, वो पबजी गेम बहुत खेलता था। वो उसके हाथ से कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब वो फोन भी होल्ड नहीं कर सकता। बस 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 बस। नेक पेन, बैक पेन और तमाम तरह के पेन आजकल इतने कॉमन हो गए हैं कि हम इसे नॉर्मल समझते हैं। लेकिन क्या ये नॉर्मल होता है? आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हो? और अगर इग्नोर किया तो आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं? इन तमाम चीजों के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो वर्ल्ड फेमस कायरोप्रैक्टर हैं और आपके दर्द का इलाज चुटकियों में कर सकते हैं। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर रजनीश कांत। थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम्स पहले 40+ में हुआ करती थी वो आजकल 20-25 उम्र के लोगों को हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मैम हमारा पोस्चर मेंटेन नहीं करना और फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहना। जैसे पहले के टाइम में होता क्या था कि घर के जो भी बच्चे थे वो कहीं ना कहीं बाहर आउटडोर गेम से जुड़े रहते थे, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी जिसमें एफर्ट लगता हो। अभी क्या है कि टोटली इंडोर गेम हो गया, चाहे मोबाइल्स हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कहीं भी बच्चे बाहर खेल नहीं रहे। तो रीजन क्या है? जो प्रॉब्लम 40 और 50 के बाद होने थे वो प्रॉब्लम अब हो रहा है, क्योंकि हमारे पोस्चर मेंटेन नहीं होने के कारण, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है और ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। कौन सा पेन रेड फ्लैग होता है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? पेन, अगर बॉडी में कोई भी पेन हो तो उसको इग्नोर करना ही नहीं। जो लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम जैसे लोअर बैक पेन है, नेक पेन है। नेक पेन अगर मानते हैं, नेक पेन होने का रीजन है सर्वाइकल सिसोस। सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। कहीं ना कहीं अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर कंप्लीट होता है, जैसे हमारे वर्टिब्रा से जो आर्टरी पासेस होती हैं और उसमें ब्लड वेसल्स जैसे ही कंप्रेस होता है और वो जो पार्ट, जो ब्लड वेसल्स जो पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, जैसे मान लीजिए ऑप्टिक नर्व को सप्लाई करता है, टीथ को करता है, फेस को करता है, ये C4 और C5 का काम है दोनों हाथ को सप्लाई करना। अगर वो ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं होता है तो सिम्टम्स बन के आता है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, ब्लरी विजन भी हो सकता है, कान से कम सुनना भी हो सकता है, हाथों में नमनेस आ सकता है और प्रॉपर वो काम नहीं कर सकते। तो ये सारे सिम्टम्स केवल सर्वाइकल से हो सकते हैं। अगर हम गलत मैट्रेस यूज करते हैं तो ये कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है हमारे बैक पेन को? हमारा स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। कहीं ना कहीं हम लोग रेस्ट करते हैं तो 7 to 10 आवर्स, 8 आवर्स रेस्ट करते करते रात में सोते हैं। अगर मैट्रेस हमारा ज्यादा सॉफ्ट होगा, स्प्रिंग वाले गद्दे अगर यूज करते हैं तो हमारा जो स्पाइन का जो कर्व है यूं बन जाएगा। जैसे वो यूं बनेगा तो जो ब्लड वेसल्स जो आपस से निकलते हैं और हर एक वो ऑर्गन तक सप्लाई करते हैं। तो कंटिन्यूअस 7 to 8 आवर्स उस पोस्चर में रहने से कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कि आज के डेट में डायबिटिक भी एक रीजन बढ़ते जा रहा है। डायबिटिक जो बीमारी जो था पहले बहुत कम था, लेकिन अब हर घर में डायबिटिक पेशेंट मिल रहे हैं। रीजन क्या है? थोरेसिक वर्टिब्रा। जब अब हम लोग वो मैट्रेस यूज करते हैं या पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं, हैवी पिल्लोज लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे थोरेसिक रीजन में स्ट्रेन आता है और वो कर्व जो है, पोस्चर जो है, एडप्ट कर लेता है। जो मोबिलिटी नहीं होती है थोरेसिक वर्टिब्रा पे,
तो मोबिलिटी नहीं होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आता है, फिर डे बाय डे जैसे स्टिफनेस बढ़ता है और वो पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई कम करने लगता है, तो आगे चलकर पेशेंट वो डायबिटिक भी हो सकता है। अगर सर्वाइकल में कंडीशन रहा तो हाई बीपी भी हो सकता है। हार्ट का भी काम है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, अगर हार्ट का भी काम है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी, वो कहाँ? हमारे थोरैसिक से होकर गुजरता है। अगर वो लॉन्ग टाइम तक स्टिफनेस रहा तो मतलब जितने सारे प्रॉब्लम है, केवल दर्द ही नहीं और भी इंटरनल बहुत सारे ऐसे 150 से 200 बीमारियां हैं जो हो सकते हैं आपको केवल स्पाइन को मेंटेन नहीं रखने पे। सुबह उठ के हम कभी कभी फील करते हैं कि बॉडी में बहुत स्टिफनेस हो रही है, स्पेशली बैक में, तो ये क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? ये पोस्चर मेंटेन नहीं करना, जैसे कि टेढ़े मेढ़े सो जाना, हैवी पिल्लो ले लेना, नींद आ रही है फिर भी मुझे मोबाइल चलाते रहना, मतलब ब्रेन अगर रेस्ट में नहीं जाएगा तो फिर सुबह का जो ड्राउजीनेस फील करेंगे, थकावट फील करेंगे, तो ये मतलब अगर आप कंप्लीटली अगर पोस्चर मेंटेन करके नहीं सोएंगे तो सुबह में नींद आपका वैसे ही होगा और थकावट ही महसूस करेंगे। डेस्क जॉब वाले जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जिनका पूरा दिन बैठने का काम होता है, चेयर पे बैठ के लैपटॉप पे काम करने वाला काम होता है, उनको क्या करना चाहिए इन प्रॉब्लम से बचने के लिए? ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ स्टाइल डिजीज है जी। गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना। मेरा मानना है कि एक पोस्चर में लोगों को कंटिन्यू नहीं बैठना है। अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो ये 30 मिनट से ज्यादा इस पोस्चर में नहीं बैठना है। 30 मिनट्स हो मानते हैं, ऑफिस में आपके अब बॉस हैं, सीनियर हैं, उनके सामने घूम नहीं सकते, तो एटलीस्ट कम से कम खड़े होकर के पैर हाथ सीधा करके बैठ जाना चाहिए। इससे क्या आएगा? ब्लड के फ्लो हमारे बॉडी में मेंटेन रहेगा और जो प्रॉब्लम आने होते हैं वो नहीं आएंगे। आजकल यंग लोगों में बैक पेन बहुत ज्यादा हो गया है, इसकी सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है? वो स्क्रीन टाइम है या फिर फोन यूज करना है? स्क्रीन टाइम है, फोन यूज करना है, और जो सिटिंग का पोस्चर देखेंगे आप, हमारे घर में जैसे सोफे होते हैं, चेयर, मतलब पहले का जो चेयर था बिल्कुल अब है नहीं, मूविंग चेयर है। अगर हम काम करते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो हम लोग चेयर मूव नहीं करते हैं, बॉडी को ही मूव करते हैं। बॉडी मूव करके काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्पाइन, जो बॉडी का सबसे मोबिलिटी पार्ट है, वो मूव होता है और पोस्चर अडॉप्ट करता है और कंप्रेशन होता है और बैक पेन स्टार्ट होता है। लोग पेन को अर्लियर स्टेजेस पे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, तो कब हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए और समझना चाहिए कि आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं इसकी वजह से? अगर आपको पेन फील होता है, वो पेन अगर डे बाय डे बढ़ते जाता है, मान ले सपोज 1-2 दिन में तो कोई नहीं मेजर करता कि मुझे कुछ करना है, लेकिन जब 2 से 3 दिन 4 दिन अगर वो पेन वो बढ़ते जाता है, आपको लगता है कि नहीं, या पेन के साथ अब मैं नहीं रह सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको जो पास के जो फिजियोथेरेपिस्ट है, कैरोप्रैक्टर है, या कोई भी डॉक्टर्स आपके नजर में आते हैं, उनसे मिलना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए। उसके बाद में आजकल के जो जेंजीज हैं, वो जो 6 से 8 घंटे फोन यूज करते हैं, उनकी स्पाइन पर लॉन्ग टर्म क्या कोई इफेक्ट पड़ता है इसकी वजह से? एकदम, क्योंकि जब हम लोग जब मोबाइल यूज करते हैं, कहीं भी हमारा पोस्चर रहता है, जब ये मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा पोस्चर ये होता है, नेक फॉरवर्ड बेंड हो जाता है। जैसे फॉरवर्ड बेंड होता है तो हमारा जो हेड का प्रेशर है 7 to 8 kg हमेशा वेट वेयर करता है। उसमें होता है क्या है कि जैसे आप देखेंगे अभी आजकल के 10-1 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को हेडेक हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, बहुत मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं, तो रीजन क्या है? वो सिटिंग पोस्चर में बैठ करके मोबाइल को यूज करना। क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम यूज करना है तो मैं मानता हूं कि अगर मोबाइल यूज करना तो 90 डिग्री सेटिंग्स पे मोबाइल को रख करके यूज किया जाए, नेक को बिना बैंड किए, तो कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि मोबाइल आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको देखते हुए थोड़ा समझदारी के साथ पोस्चर मेंटेन करके अगर मेंटेन करेंगे तो सारा चीज हम लोग कर पाएंगे। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम्स इससे कैसे बढ़ जाती हैं? एग्जैक्टली उस टाइम पे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? माइग्रेन हेडेक एक प्रकार का जो मतलब जैसे कि हेडेक का कुछ कैटेगरीज है, माइग्रेन हेडेक है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, तो इस समय क्या है कि थोड़ा सेपरेट करना कि माइग्रेन हेडेक है या सर्वाइकोजेनिक हेडेक है या हेड टेंशन टाइप हेडेक है। हेडेक है तो मैं आप मानता हूं कि आज के डेट में हेडेक का मेन रीजन जो है मोबाइल ही है, क्योंकि हम लोग सोते सोते बेड टाइम तक भी मोबाइल देखते हैं, तो उसका जो रेस होता है, उसका जो लाइट होता है, कहीं ना कहीं हमारे आईज को इफेक्ट करता है। और मैं मानता हूं कि मोबाइल यूज करें, लेकिन सोने से कम 2-3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले एटलीस्ट छोड़ दे, और उठने के 1 घंटे बाद तक। तो इससे मैं मानता हूं कि हेडेक के 90% केसेस इंडिया में कम हो जाएंगे। तो क्या लाइट्स को डिम करके यूज करने से, ब्लू लाइट में फोन यूज करने से, या फिर एंटी ग्लेयर्स यूज करने से कोई इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट बहुत इतना ज्यादा कुछ नहीं है कि इफेक्ट पड़ता है। उसमें जो हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, ब्रेन हमारा हाईली एक्टिव होता है। अगर हम सोते सोते किसी तरह का न्यूज देखते हैं, कुछ भी हो, कोई मैसेजेस पढ़ते हैं, तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। फिर एटलीस्ट जब हम लोग सोते सोते फोन को रखते हैं तो हमारे ब्रेन क्या उसको स्टिमुलेट रहता है और आधे से 1 घंटे उस चीज को चलते रहता है ब्रेन में, हम लोग सो नहीं पाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोने से कम 1 से 2 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ेंगे, नींद भी अच्छी आएगी और सेहत भी अच्छी रहेगी।
स्लिप डिस्क के बारे में जानना चाहूंगी। स्लिप डिस्क एग्जैक्टली होता क्या है और किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है? अभी के डेट में मैं देखूं तो स्लिप डिस्क का कोई एज नहीं है। मैं बताया कि हर एक चीज वो पोस्चर से रिलेटेड है। अभी आजकल के यंग जनरेशन जो भी है, जो जिम जा रहे हैं, बिना ट्रेनर के जिम कर रहे हैं और दूसरे को देखा देखी में वो क्या कर रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं। वैसे में क्या है, जब बॉडी बैलेंस नहीं होगा, वेट जब उठाते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, कुछ भी हैं, चाहे जिमर्स हैं, वो जब वेट उठाते हैं उनके गाइडलाइंस की मतलब सपोर्ट में या ट्रेनर होते हैं। लेकिन यहाँ जो बिना सपोर्टर के और बिना पोस्चर मेंटेन की, वो जैसे ही वेट उठाते हैं, हमारा प्रेशर बैक पे आता है। बैक पे आने के कारण क्या होता है, जो डिस्क जो होता है थोड़ा स्लाइड होता है, जो हमारे डिस्क के अंदर जो लिक्विड होता है वो कंप्रेस होकर के बाहर निकलता है, जो स्पाइनल कॉर्ड को जाकर टच करता है। तो स्लिप डिस्क का मेन रीजन यही है कि अचानक से कोई भारी वेट उठाना, अचानक से गिर जाना या किसी प्रकार के ट्रॉमा, एक्सीडेंट, इस कारण से होता है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिससे हमें बचना चाहिए या फिर ट्रेनर की सर्विलेंस में ही करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो देख करके नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे यूट्यूब पे होते हैं, उसको देख करके नहीं करना चाहिए। आपको अगर एक्सरसाइजेस करना है तो किसी एक्सपर्ट से मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, जो क्योंकि हर एक लोगों की बीमारी अलग अलग होती है। कमर दर्द सबका होता है, लेकिन सापट क्या क्या प्रॉब्लम है वो सबको अगर वो डिसाइड करेंगे तो कोई डॉक्टर ही करेंगे। तो हमारा मानना है कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं, वो आपको एक्सरसाइज जो बताते हैं वो आप करेंगे तो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। हम अपनी डेली रूटीन में कौन सी ऐसी 2 से 3 हैबिट्स इंक्लूड कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में जाके बैक पेन ना हो? एक तो सबसे पहले मैट्रेस जो हो बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट हो और ना बहुत ज्यादा हार्ड हो, मीडियम हो। और जो बैठने का पोस्चर है वो एक पोस्चर में नहीं बैठना है। टाइम टू टाइम 30 to 40 मिनट्स में अपने पोस्चर को चेंज करना है। और मॉर्निंग एटलीस्ट कम से कम कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं तो 30 मिनट्स तेज वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। इससे काफी चीजों से हम लोग दर्द से काफी दूर रह सकते हैं। अभी आपने बात की कि यूट्यूब को देख के लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो कौन सी वो एक्सरसाइजेस हैं जो की जा सकती हैं बिगिनर्स वाली? देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक्सरसाइजेस कुछ समझ में किसी को नहीं आता। अब किसी को पता नहीं है कपालभाति कब करना है। अब डायबिटीज मतलब वो हाई बीपी का पेशेंट अगर कपालभाति कर रहा है बिना किसी के सजेशन पे, तो उसको पता नहीं कि करना क्या है। कपालभाति का ऐसा रूल है, अगर जिसका बीपी हाई है और वो फास्ट करता है तो बीपी और हाई हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि किसी एक्सपर्ट से राय लेंगे, उससे मिलेंगे, तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वो इफेक्टिव होगा। योगा के कौन से आसन हम कर सकते हैं? योगा के मैम, अगर बैक पेन है तो पहले मैं बताया कि पहले बैक पेन है तो पहले उसे जानना जरूरी है कि ये किस तरह का पेन है। ठीक है। किसी को सामने झुकने में पेन होता है, किसी को पीछे झुकने में पेन होता है, किसी को साइड और लेफ्ट में झुकने को पेन होता है। तो वैसे कंडीशन में ये पहले बताना मुश्किल है कि कौन सा एक्सरसाइज करना है। जब वो प्रॉपर हम लोग डायग्नोस कर लेंगे, चाहे प्रॉपर कोई डॉक्टर डायग्नोस कर लेगा, तब बताएगा एक्सरसाइजेस क्या करना है। आजकल इलेक्ट्रिक मसाजर्स बहुत मिलते हैं जो ऑनलाइन लोग ऑर्डर कर लेते हैं और वो इंस्टेंट रिलीफ भी आपको दे देता है, तो वो कितना काम करता है? वो एक्सटेंट नहीं, वो टेम्परेरी रिलीफ है। हाँ। अगर मान ले सपोज मुझे कोई पार्ट में पेन हो रहा है, अगर किसी को अगर कोई वहां मोबिलाइज करता है, सॉफ्ट करता है, तो टेम्परेरी रिलीफ होता है, फिर से वही होता है। तो वैसे मैं कभी कभी मैं बता दूं, वैसे मसाजर कभी कभी होता है क्या है कि अगर हाई वेलोसिटी वाले लेंगे जिसका इंटेंसिटी हाई रहता है, तो हमारे वो क्या है कि सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के लिए मतलब ये बोन के लेयर तक जाता है। तो कभी कभी वो नुकसान भी करता है। हम लोग को पता नहीं होता कि कौन से सरफेस पे उसको चलाना है, बोनिक एरिया में लेना है, नहीं लेना है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसको स्टमक पे भी यूज करते हैं कि वाइब्रेटर है, वाइब्रेट करेगा तो फैट भी कम होगा। तो कहीं कहीं वो ऐसा मतलब अच्छा करने जाओ वो बुरा हो जाए, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हर एक पीछे के एक्सपर्ट को राय लेना बहुत जरूरी है। आजकल बॉडी बेल्ट्स भी आती हैं, तो पोस्चर करेक्शन के लिए वो कितना इफेक्टिव है? देखिए, बॉडी बेल्ट्स है वो आपको एक माइंड पे प्रेशर और वो टाइम टू टाइम आपको रिमाइंडर देते रहता है कि आपको स्ट्रेट रहना है, और आप स्ट्रेट रहती हैं। मैं मानता हूं कि अगर खुद में अगर बॉडी बेल्ट की जगह खुद को अगर माइंड को मैसेज दें कि मुझे ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि वैसे कंडीशन में अगर हमारा पोस्चर को करेक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ मसल्स भी करेक्ट होता है। जो मुझे मसल्स में मोबिलिटी चाहिए वो नहीं होता, तो और प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो मैं हर एक पीछे के बात यही कह रहा हूं कि आप किसी एक्सपर्ट से राय लें। उसके बाद जो भी आपको यूज करना है, थोरेसिक बेल्ट अलग आते हैं, लंबर बेल्ट अलग आते हैं, सर्वाइकल बेल्ट अलग आते हैं, रिस्ट अलग, जो आपको मतलब नीड होगा वो देंगे और आपको यूज कराएंगे। तो आपके एक्सपीरियंस में लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से पेन होता है उन्हें? हमारे एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी गलती क्या है? अभी सबसे बड़ा जो है मोबाइल फोन है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, वो कहीं ना कहीं भी देखो, आप बैठते हैं 2 मिनट के लिए बैठते हैं, उनका पोस्चर ये रहता है। डॉक्टर्स के पास रहते हैं, तो कहीं भी जाओ तो आप देखेंगे किसी को भी टाइम मिला एटलीस्ट मतलब मोबाइल छोड़ करके दूसरा कोई काम ही नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं अगर हमारा नेक में प्रेशर होता है, नेक में कंप्रेशन होता है, तो पूरी बॉडी को बैलेंस हम लोग खो सकते हैं, ठीक से चल नहीं पाएंगे, चक्कर आएगा, सर में दर्द होगा, हाथों में सूनापन आएगा, पैरों में, तो ये सारे के सारे सर्वाइकल से इश्यूज आएंगे। तो हमारे पास जितने अभी आते हैं मैक्सिमम 70% केसेस मोबाइल की वजह से होता है। तो अभी जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें कौन सी आप एक्सरसाइज बताएंगे अभी, अगर उन्हें रेगुलर बॉडी एक हो रहा है, तो बैक पेन हो रहा है? अभी कम से कम मैं बताया कि कुछ नहीं कर सकते, सुबह कम से कम रात में टाइम एक बना लो आप सोने का। मुझे 10 बजे सोना है तो 8:30 9 o'clock मोबाइल छोड़ देना है। सुबह उठ करके कम से कम 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी, जैसे जनरल आपका एरोबिक हो गया, कार्डियक हो गया, उसके बाद में थोड़ा जॉगिंग, वॉकिंग, ये करके उसके बाद थोड़ी बहुत सूक्ष्म योगा जो प्राणायाम होता है, श्वासन क्रिया जैसे अनुलोम विलोम होता है, थोड़ा ब्राह्मणी प्राणायाम माइंड रिलैक्सेशन के लिए, तो ये सारी चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं बच पाएंगे सब सारी चीजों से। स्ट्रेचिंग से बैक पेन पे इफेक्ट पड़ता है? एकदम पड़ता है। स्ट्रेचिंग बैक पेन होता है तो वो मूवमेंट लोग स्टॉप करने लगते हैं। जैसे मूवमेंट स्टॉप करेंगे तो मसल्स का लेंथ शॉर्ट होने लगता है। जैसे स्ट्रेचिंग करेंगे तो मसल्स का लेंथ बढ़ेगा, मसल्स का लेंथ बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल होगा और पेन भी कम होगा। तो स्ट्रेचिंग बहुत मतलब अच्छा एक्सरसाइज है हर एक इंसान के लिए। डेडलिफ्ट्स की हमने बात की, लेकिन जिम जाने वाले लोगों में अभी इंजरीज काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, इसकी क्या वजह? इसकी यही वजह है कि विदाउट वो देख करके, दूसरे के देख करके वो काम कर रहे हैं। ट्रेनर नहीं है, कोई नहीं है, घर हो या ऑफिस या जिम हो, वहां जा रहे हैं और देख करके लोग ऐसे उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ, उसमें उठा रहे हैं, पोस्चर मेंटेन नहीं रहा, लेग का पोजिशनिंग, कमर का पोजिशनिंग, उठाने का पोजिशनिंग, उसमें क्या है प्रेशर कहीं और आना है, प्रेशर कहीं और जा रहा है, उसके कारण ये स्लिप डिस्क हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, कभी शोल्डर मसल्स पुल हो जा रहा है, कभी लेग मसल्स पुल हो जा रहा है, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जैसे लोग स्क्वाट्स करते हैं और उस टाइम पे जो मसल पेन होता है उसको कितना सीरियसली लेने की जरूरत है? स्क्वाट करते हैं मसल्स पेन अगर आता है तो काफ में आ सकता है, बैक में आ सकता है, ग्लूट्स में आ सकता है, हैम्स में आ सकता है। अगर वो मसल्स पेन के सीरियस नहीं लेते हैं तो आगे चल करके अगर अभी एक मसल्स इन्वॉल्व है, मान लो सपोज अभी बैक में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे बैक को, अगर हमारे राइट लेग्स में पेन हो रहा है तो राइट्स का प्रेशर हम लोग लेफ्ट पे यूज करने लगते हैं। तो जैसे लेफ्ट का यूज करेंगे कंटिन्यूअस, जब दो पैर हमारे पास है, एक पैर को कंटिन्यूअस वर्क देंगे तो एक पैर ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। तो फिर आगे चल के क्या होगा, दोनों पैर वीक होंगे। तो उस कंडीशन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है कहीं एक पार्टिकुलर एक मसल्स पे, तो उसको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। साइड स्लीपिंग करते हैं कई लोग और बैक स्लीपिंग, मतलब हम सभी करते हैं, तो इसमें से कौन सा ज्यादा रिस्की होता है, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए मेरा मानना है कि अगर आपको हैबिट है साइड स्लीपिंग का या स्टमक के सपोर्ट से या बैक के सपोर्ट से, तो सोने का स्लीपिंग सारा पैटर्न चाहिए। बस मैं मानता हूँ स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं पैर हाथ मोड़ करके ऐसे सो जाते हैं, तो वैसे नहीं सोना है, चाहे आप साइड से लेटो या स्ट्रेट या फेस डाउन, उसमें करना क्या है कि स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। और पिलोज जो है बहुत हेवी नहीं लेना है, जितना लाइट ले, नहीं हो सके तो पिलोज छोड़ दे। हम लोग जनरली मिस्टेक कहाँ करते हैं कि पिलोज हम लोग यहाँ रखते हैं, इससे कंटिन्यूअस हमारा नेक प्रेशर ये रहता है। ना तो पिलो यहाँ रखना चाहिए ना तो यहाँ। पिलोज को हमेशा, अगर पिलोज है तो कंधे के सरफेस से लेकर के ये मतलब सरफेस पूरा कवर करना चाहिए। और पिलो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। पिलो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिलो ज्यादा हाई होते हैं तो हमारे ईयर ट्रैक मतलब ईयर का जो लाइन है वो बंद होता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, बॉडी ऐसे कौन से सिग्नल्स देती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है? जैसे कि स्टार्टिंग में होता क्या है कि चलो कभी किसी को चक्कर आया या हाथों में नमनेस आया, सूनापन हुआ, तो वो लोग वहां सोचते हैं, चाहे पैरों में सूनापन है, वो लोग सोचते हैं कि लॉन्ग टाइम बैठे थे, हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, इसके वजह से हो गया। चक्कर हो सकता है खाना नहीं खाया, इसके वजह से हो गया। तो ये सारा डिसाइड खुद नहीं करना है, क्योंकि नींद के पहले भी हमारा बॉडी सिग्नल देता है कि मुझे नींद आ रहा है। लेकिन हम लोग करते क्या है, काम के चक्कर में कॉफी पी के, चाय पी करके नींद को मार देते हैं, नहीं लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल करके प्रॉब्लम देता है। तो मैं कहता हूँ बॉडी कुछ भी हो उससे पहले सिग्नल देता है, वो सिग्नल को एक्सेप्ट करना है, फील करना है कि बॉडी को चाहत क्या है, उसके बाद उसके अनुसार काम करेंगे तो लाइफ टाइम हेल्दी रहेंगे। तो आपको कोई सिवियर एक हो सकता है, इसके लिए कौन से सिग्नल्स मिलते हैं? जैसे चक्कर आना भी इससे रिलेटेड होता है? चक्कर आना भी, जैसे मलिक हमारे बताया था मैंने कि C1 वर्टिब्रा जो ब्रेन के काफी नजदीक है। मैं माइग्रेन को भी मानता हूँ कि माइग्रेन जो हमारा ऑसिपिटल एरिया है ब्रेन का, करीब ऑसिपिटल एरिया C1 सर्वाइकल 1 जो होता है ब्रेन के करीब, बहुत करीब का एरिया है। कभी आप डॉक्टर्स को सुने होंगे कि माइग्रेन वाले पेशेंट जो भी होते हैं उनको बताते हैं कि आप हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाया करो। जैसे हम खाते हैं तो हमारे जॉ लाइन से होकर के सारा ये TM से जब ओपन होता है, वर्किंग में आता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो वो पेन कम हो जाता है। मैं मानता हूँ कि अगर लॉन्ग टाइम अगर मोबाइल हो या पोस्चर मेंटेन नहीं हो तो ये भी रीजन हो सकता है माइग्रेन का।
स्ट्रेस और एंजाइटी से कितना इफेक्ट पड़ता है बॉडी पेन पे? स्ट्रेस और एंजाइटी से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी में होता क्या है कि जैसे मान लो जो बंदा स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस में आने और एंजाइटी का मतलब ये होता है कि हर एक चीज को डबल, मतलब जैसे होता है ना कि हार्ट की कैपेसिटी है 100 ml ब्लड पास करने का ब्रेन को पार्ट को, लेकिन वहां पे जब स्ट्रेस और एंजाइटी में होता है क्या है कि हम लोग डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, वहां पे हार्ट की कैपेसिटी जो है और जो ब्रेन की कैपेसिटी जो है उसका डिमांड कुछ और होता है और हार्ट पूरा नहीं कर पाता। वैसे कंडीशन में आप देखेंगे नेक मसल्स काफी स्टीफ हो जाता है। जो भी एंजाइटी के पेशेंट होंगे, हार्ट के एंजाइटी के और ये क्या बताया, स्ट्रेस, बैक पेन और एंजाइटी के पेशेंट को आप देखेंगे नेक हैवीनेस बहुत होता है। कोई भी जो है स्ट्रेस में उसको ऐसा लगता है जैसे नेक अकड़ा हुआ है, कोई मेरा नेक रिलीज करता, या तो वो फील होता है कि ऐसा हेडेक फील हो रहा है जैसे कि किसी ने रबड़ बैंड से सर को बांध दिया हो। ये कहीं ना कहीं जब मसल्स पे कंटिन्यू प्रेशर रहेगा तो प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगा। तो स्ट्रेस अभी क्या है, बीमारियों का जड़, सबसे बड़ा जड़ स्लीप और स्ट्रेस है। जितने सारी बीमारियां जन्म ले रही है वो स्लीप और स्ट्रेस से, नींद की कमी और स्ट्रेस ज्यादा। तो आइडियल सिचुएशन में हमें कितने घंटे सोना चाहिए? मिनिमम अगर आप यंग हो तो आपको मिनिमम 7 आवर्स सोना है, मिनिमम 7 आवर्स सोना है, 7 to 8 आवर्स। यानी कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है और जो फिजिकल हेल्थ है वो दोनों कनेक्टेड होते हैं एकदम। जब मेंटल हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो फिजिकल भी हेल्दी रहेंगे। तो पहले मेंटल हेल्थ को सुधारेंगे, उसके बाद में फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अच्छा, जब लोग ड्राइविंग करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, उसकी वजह से बैक पेन बहुत बढ़ जाता है, उस टाइम क्या चल रहा होता है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग जो करते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर, 10 आवर्स जो भी हो, लेकिन उसमें क्या है, जल्दी पहुंचने के चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, बीच में रेस्ट कभी नहीं लेते हैं। मैं वैसे लॉन्ग ड्राइव वाले को बोलूंगा कि अगर 1 घंटे 1.5 घंटे की मैक्सिमम, अगर आप 1 घंटे में नहीं ले सकते हैं तो 1.5 घंटे में एक ब्रेक लेते हैं। अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो कम से कम उतर के 10 कदम चल लेते हैं, या चाय के बहाने रास्ते में उतर के 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ड्राइविंग से कोई प्रॉब्लम होने वाला है। अच्छा, कई लोगों के लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई सीरियस इश्यू है, या फिर रेगुलर बैक पेन है? देखिए, लोअर बैक कभी कभी होता है क्या है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक विटामिन है, विटामिन D3। अभी आज के डेट में होता है क्या है कि हम लोग सन बाथ से दूर जा रहे हैं, सन बाथ लेते ही नहीं है, तो हमारे बॉडी को D3 अभी क्या है, सबसे ज्यादा सोर्स जो है D3 का सन बाथ है, वो नहीं लेते हैं, दूर रहते हैं, एसी में रहते हैं सारा दिन। तो आप देखेंगे 100 में से 80% इंडियन का D3 डिफिशिएंसी होता है। तो वैसे कंडीशन में बैक पेन होता है। और भी अगर किसी कारण से बैक पेन हो गया, जैसे वेट उठाने से या रॉन्ग पोस्चर में बैठने से, तो मैं मानता हूं कि पहले उस बैक पेन को हल्के में नहीं लेना है। कुछ नहीं तो मैं बताया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ आप। एक्सरसाइज अगर कुछ नहीं करा सकते हो, MRI एक्सरे, तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको वो गाइड करेंगे, आप करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। हीट पैक वर्सेस आइस पैक, कब क्या यूज करना चाहिए? हीट पैक को यूज करना है अगर दर्द क्रोनिक हो। क्रोनिक का मतलब 4 वीक्स से ज्यादा। अगर मानते हैं सपोज 4 वीक्स से ज्यादा होता है, तो होता क्या, हमारी बॉडी में ये पेन का 2 ही कारण है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो स्लो है। जनरली सब लोग समझ पाएंगे। अगर स्लो है तो उसको फास्ट करने के लिए, अगर सपोज एक कोकोनट ऑयल होता है, उसको हिट करने के लिए, लूज करने के लिए हम लोग हिट के यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं। तो ऐसे हमारा बॉडी का है, या तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो है तो फास्ट है। अगर 4 वीक्स से ज्यादा का पेन है तो वहां ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा, तो उस जगह पे हम लोग हिट फॉर्मेशन देंगे। हिट फॉर्मेशन देंगे, वो वैसो डायलेशन कराएगा और ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा, तो पेन कम हो जाएगा। अगर वो पेन 4 वीक्स से कम का है तो उसको एक्यूट पेन कहते हैं। उसमें ऑटोमेटिक जब आप टच करेंगे तो टेम्परेचर हाई मिलेगा, हॉट मिलेगा, पेन मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को आइस यूज करना है। आइस यूज क्या करना है, वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है। वहां फास्ट करता था, यहाँ कम करता था। कम करता है तो आइस, जो 4 वीक्स से कम दर्द है वहां आइस, 4 वीक्स से ज्यादा दर्द है वहां हॉट। हाई हील्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है स्पाइन के ऊपर? हाई हील्स पहनने से आप देखेंगे हमारा जो हील जो रहेगा हमेशा अप रहेगा और जो टोज रहेगा डाउन रहेगा। वैसे कंडीशन में क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर जो है हिप्स पे आता है। हिप्स पे आने के साथ जो प्रेशर हिप्स जो क्रिएट करता है ग्लूटियस मसल्स, उसके बाद में वो प्रेशर जाता है सैक्रम रीजन पे, सैक्रम और लंबर रीजन पे। तो आप देखेंगे जो लॉन्ग टाइम हील यूज करता है उसको बैक पेन होना ही होना है, वो बैक पेन होता ही होता है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? फ्लैट थोड़ा शूज जो आप सैंडल जो वेयर करते हैं, रेगुलर यूज कभी ऑकेजनली है तो आप हील वेयर कर लो, नहीं तो आप जनरली आप जो लॉन्ग टाइम जो है फ्लैट यूज करोगे तो आप पेन नहीं होगा। कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेस्क जॉब करते हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं, या फिर जैसा कि आपने बताया हील्स पहनने वाली लड़कियों के लिए?
नहीं, नॉर्मली जो है काफ मसल्स को रिलीज करेंगे, हैम्स मसल्स को रिलीज करेंगे, क्वाड्रिसेप्स मसल्स को रिलीज करेंगे, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हमारा कोर मसल जो पेट का मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स, वो कोर मसल्स होता है। क्योंकि हर एक, मैं तेज बोल रहा हूँ उसमें भी कोर का एक्टिव है, मतलब वर्क है, कुछ उठा रहे हैं उसमें भी कोर का है। तो हर एक रोल में अगर कोर मसल से स्ट्रांग होता है, बैक का हमारा पैरास्पाइनल मसल से स्ट्रांग होता है, तो ये सब सारी चीजों से हम लोग बच सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत आपके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज है, थोड़ी बहुत वार्म अप एक्सरसाइजेज है, ये सब सारा करेंगे तो हम लोग दूर रह सकते हैं। तो मिल्क पीने से लैक्टिक एसिड बनता है, तो जब पेन हो तो इसे पीना चाहिए? मिल्क वैसे भी मेरा मानना है, मैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को फॉलो करता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मिल्क हमारे लिए बना ही नहीं है। अगर बच्चे ले रहे हैं सही है, लेकिन मिल्क हमारे लिए, अगर 20 साल से ज्यादा के हैं तो मिल्क हमारे लिए है ही नहीं। क्योंकि आप देखे होंगे जनरल से छोटी मोटी सर्जरी में भी डॉक्टर आपको बोलते हैं मिल्क नहीं लेना है, क्योंकि मिल्क एक पस सेल है, वो इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है। लोगों को ऐसा मिथ है कि मिल्क लेते हैं तो कैल्शियम मिलता है, ये सारी चीजें होते हैं। तो कैल्शियम आता कहाँ से? गाय के बॉडी से तो कैल्शियम नहीं आता है। गाय जो खाती है उसके बारे में वो दूध वो देती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का घास हो, फूड हो, तो वो चीजों को हम लोग क्यों नहीं ले सकते? गाय का जो दूध बना है उसके बछड़े के लिए बना है, हमारे लिए बना ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और आप देखेंगे आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में दूध बिल्कुल मना है, लोगों को दूध नहीं लेना है। अच्छा, जो एथलीट्स दूध पीते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको नहीं पीना चाहिए? देखिए उनका क्या है, ऑलरेडी स्टमक जो है हर एक बदलम चीजों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो होते हैं कि कुछ भी वो लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कभी जो डाइजेशन जिसका वीक रहता है वो दूध कभी पचा नहीं सकता है। गैस एसिडिटी जिसको होती है, एसिडिटी, वो कभी भी दूध नहीं पचा सकता। जनरली उसको गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी मना करते हैं कि आपको दूध नहीं लेना है, दूध से बना प्रोडक्ट नहीं लेना है। आज दूध से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में? दूध जैसे लेंगे तो देखिए क्या है ना कि दूध को पचाने के लिए भी कैपेसिटी चाहिए। जो हमारे जो एंजाइम, पहले जो बॉडी को था कुछ और था, अब डे बाय डे हमारा डेली हैबिट्स और डेली फूड्स की वजह से हमारे बॉडी वीक होते जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए खाने की? अभी देखिए जनरली अभी हम लोग खाने की चीजें में, अभी आप देखिए मार्केट का जो पनीर है, जो बिल्कुल ओरिजिनल है ही नहीं, जो मार्केट की पनीर है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी देख भी रहा था, सुना भी था कि अप्रॉक्स 50 to 60% जो कैंसर के कारण है हमारा मार्केट का पनीर है। तो पनीर को आप अवॉइड करें, बिल्कुल खाई नहीं। खास करके खाना है आप घर के खा लो, वैसे मैं चाहूंगा कि पनीर खाई नहीं। अच्छा, और कि मिल्क और मिल्क से प्रोडक्ट बने हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होते। बाकी नॉन वेजिटेरियन जो जिसकी चाहत है वो खाते हैं। शुगर से कितना इम्पैक्ट पड़ता है? शुगर, अगर आप नेचुरल शुगर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आर्टिफिशियल शुगर, जो व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट, सबको पता है कि बीमारी बढ़ाता है, फैट बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा, हर एक चीज। तो आप देखेंगे जनरली एक इंसान को अगर 2 से 5 ग्राम शुगर लेता है, ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग सारे दिन में आप देखेंगे किसी का काम है 10 एक कप चाय हो जाता है। तो ओवर कोई भी चीज बॉडी के लिए नुकसान है। कैफीन का हमारी बॉडी पर कितना असर पड़ता है? कैफीन हमारे बॉडी को आप देखेंगे तो, एक मैं बता ना कि अगर नींद आ रहा है, सपोज हम लोग नींद को रोकते कैसे हैं? कैफीन लेते हैं। तो हमारा ब्रेन यूज्ड टू हो जाता है कैफीन का, और बॉडी को सुस्त करते जाता है डे बाय डे। तो कैफीन का ये एक एडिक्शन होता है। कभी आप देखेंगे किसी को ऐसा भी होता है कि अभी मैंने चाय नहीं पिया, सर में दर्द हो रहा है, तो एडिक्शन होता है हमारे ब्रेन का। तो ये सब सारी चीजें हैं, आप देखेंगे मतलब हर एक चीज को हम लोग गलत ढंग से लेते हैं। चाय हमारे देश का है, हिंदुस्तान का है, लेकिन चाय कैसे पीते हैं वो अंग्रेज को पता है, हमारे इंडिया को नहीं पता है। हम लोग क्या करते हैं, दूध, चीनी, चाय पत्ती सबको एक साथ डाल करके बॉयल करते हैं, लेकिन उनको देखना सेपरेट टी पीते हैं। दूध अलग, चीनी अलग, चाय पत्ती अलग, उसको मिक्स करते हैं। तो ये सारी चीजों को है, मतलब हर एक चीज के पीछे, अगर मतलब एक होता है ना इंडिया में, हर एक वो चीजों को मसाले लगा करके लेने का आदत है। तो ये सारी चीजों को, तो कैफीन हमारे बॉडी को सुस्त करता है, माइंड को रिलैक्स, मतलब काफी सुस्त कर देता है, डल करता है, जो डे बाय डे कुछ और प्रॉब्लम जनरेट होता है। नॉनवेज में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए जिससे हमें बॉडी पेन ना हो, चाहे वो सी फूड हो, चिकन, मीट या फिर फिश? अगर सबका अलग अलग है। B12 का डिफिशिएंसी है तो आपको रेड मीट लेना है, मटन लेना है। अगर आपको मान लीजिए सपोज अगर प्रोटीन की जरूरत है तो चिकन लेना है।
एग्स लेना है, और भी बहुत सारे जो ओमेगा 3 ये सब सारे चाहिए, तो ये फिश लेना है। तो ये सबका अलग रोल है, आपको चाहिए क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। फिश खाने से कुछ खास असर पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में सुनने को तो बहुत मिलता है कि फिश खाना चाहिए। फिश में आप देखेंगे तो ओमेगा 3 होता है, टूना फिश वगैरह और भी बहुत सारे जो फिश के जो हैं, तो उसको लेने से क्या है कि हमारा हार्ट भी ठीक रहता है, हेयर भी ठीक रहता है, मतलब ओवरऑल इंटरनल टू एक्सटर्नल फिट रहता है। अगर हम लोग देखें तो नॉनवेज में फिश इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हम्म। अच्छा, खुद से अगर हमें पेन हो रहा है तो खुद से कई लोग जॉइंट्स को क्रैक करते हैं घर पे, वो कितना सेफ होता है? क्या हम कैसे कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो? खुद से लोग को पता नहीं है बोन का मूवमेंट क्या है। अगर मुझे पता है कि नेक का मूवमेंट मान लो 40 डिग्री लास्ट है, लेकिन उनको नहीं पता है, जो घर पे हैं उनको लगता है कि वो ऐसे क्रैक कर रहा है मैं भी कर दूं, तो वैसे में आपके साथ गलत हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, पेन और बढ़ सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन की अगर बात करें तो उनमें बैक पेन काफी कॉमन होता है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन का आप देखेंगे उनका एब्डोमिनल स्ट्रेच होता है आगे की तरफ, तो बैक में स्ट्रेच होता है, और जो बैक का पोस्चर है वो स्ट्रेच होने के कारण लॉर्डोसिस हो जाता है। तो काफी लॉन्ग टाइम ऐसा नहीं होता, हमें बता रहा था कि आधे घंटे में पोस्चर को चेंज करना है, लेकिन उन लोग को उसके साथ 9 मंथ रहना होता है। तो ये कंडीशन होता है पेन का। तो वैसे में अगर पिलोज जब सिटिंग उनका पोस्चर हो तो पिलोज का काफी रोल है, बैक सपोर्ट लेकर के पिलोज में बैठेंगे तो पेन को कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सकते हैं। कुछ कीगल एक्सरसाइजेज है पेल्विक फ्लोर मसल्स जो एक्टिव करने के लिए, तो उसमें उनको काफी सपोर्ट मिलेगा और बैक पेन से राहत मिलेगा। कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? कीगल एक्सरसाइजेस, जैसे कि आप ब्रीजिंग एक्सरसाइजेज है, थोड़ी बहुत, मतलब ज्यादा वो हैवी एक्सरसाइज तो करेंगे, चल लेना, बैठ लेना, ये थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस, तो वो इजी रहेगा। अच्छा, बेड पे लेट कर जो फोन यूज करने वाले लोग हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, क्या असर पड़ता है उनकी बॉडी के ऊपर? देखिए, बेड पे लेटकर फोन यूज करने का मतलब है कि आप हेड के नीचे पिलोज रखेंगे, अपना हैंड का भी पोस्चर ये मूवमेंट ये रहेगा, तो कंटिन्यूअस हमारा हैंड का मूवमेंट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। अब मैं देखा अभी पिछले बार मेरे यहाँ एक पेशेंट आया था, वो पबजी गेम बहुत खेलता था, वो उसके हाथ से कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब वो फोन भी होल्ड नहीं कर सकता था। तो जब ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूअस हमारे बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा, वो डे बाय डे वीक होते जाएगा। आप या मैं कोई भी अगर 10-1 मिनट आधे घंटे अगर फोन को यूं ही पकड़ लेते हैं, नम हो जाता है। मैं यही आपसे पूछने वाली थी, अगर एक हाथ से अगर हम फोन यूज करते हैं, ऐसे झुक के फोन यूज करते हैं, इससे क्या असर पड़ता है? हाँ, तो वो नम हो जाता है, फिर पोस्चर भी चेंज रहता है, फिर मोबाइल देखने के चक्कर में हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाते हैं कि हमारा बॉडी पोस्चर कैसा है। उस कंडीशन में जो हम लोग रहते हैं वो पोस्चर अडेप्ट करता है, और वो सिम्टम्स जहां कंप्रेशन होगा, जो उस पार्ट को ब्लड सप्लाई करता होगा, वहां सिम्टम्स आना शुरू होगा, प्रॉब्लम पड़ना शुरू होगा। अच्छा, कंटिन्यूअसली शोल्डर्स पे बैग कैरी करने से, जैसे फीमेल्स पर्स कैरी करती हैं, तो क्या उससे भी असर पड़ता है? अगर कंटिन्यूअस अगर हम बैग कैरी करते हैं शोल्डर पे, तो हमारा ट्राइपेजियस मसल्स होता है और भी सारे मसल, आप देखे होंगे अगर कंटिन्यूअस हम लोग वेट लेते हैं तो वो हाथ में नमलिश आने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, बैक साइड में नेक पेन भी होने लगता है। तो हम लोग वो क्या है कि अगर जब 10 मिनट इधर लिए, 1 घंटा इधर लिए, तो 1 घंटे इधर भी चेंज करते रहना है। ओके। तो क्या स्पाइन के ऊपर कोई परमानेंट असर भी पड़ सकता है? पोस्चर के ऊपर कोई इफेक्ट होता है बैग कैरी करने से? एकदम कर सकता है। जब मेंटली आप देखेंगे, जब मतलब 100 ग्राम्स का कोई अगर हम लोग इधर ये कैरी करते हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर यूं हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्पाइन जो है स्ट्रेट नहीं होकर करके वन साइड बैंड होता है, वन साइड बैंड होता है, तो फिर स्पाइन पर प्रेशर आना ही आना है। तो वहीं से डेवलप होता है स्कोलियोसिस। आप देखिए होंगे बहुत सारे लोगों को स्कोलियोसिस बचपन से नहीं होता है, वो जैसे बैठते हैं जैसे सोते हैं वो स्कोलियोसिस डेवलप होता है, स्पाइन एस शेप में आ जाना, उससे अपनी हाइट भी कम हो जाती है, पीछे से पोस्चर भी बहुत भद्दा दिखता है, और बहुत सारे जो कंप्रेशन जो होगा, किसी को आप देखेंगे मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगा, लेग में पेन आने लगा, हैंड्स में पेन आने लगा, तो सारे सिम्टम्स आते हैं। कई लोग स्लाउच होके बैठते हैं, स्टूपिंग बॉडी होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं? उसके रीजंस है कि जैसे मैं बताया था कि पोस्चर का बड़ा रोल है। पोस्चर अगर मेंटेन नहीं करेंगे, एक पोस्चर में लॉन्ग सिटिंग करेंगे, तो हमारा बॉडी उसके टाइप अडेप्ट करेगा, फिर वो ऐसे ही बनाएगा। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? उसको पोस्चर को चेंज करना है, समय समय पे स्ट्रेट भी बैठना है। अगर आपको लगता है कि मुझे अब स्ट्रेट बैठ गया, पेन हो रहा है, तो थोड़ा लूज भी होना है। अच्छा, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है जो स्कूल में हेवी बैग्स लेके जाते हैं? हाँ, जो हैवी बैग लेके आते हैं तो देखेंगे बच्चे को जब हम लोग बैक साइड पे बैग जैसे ही देते हैं तो बच्चों का पोस्चर ऐसे बैकवर्ड हो जाता है। वैसे कंडीशन में आप देखेंगे स्पाइन लॉस ऑफ कर्वेचर होता है, जो हमारा लॉर्डोसिस कैपोसिस एक होता है नेचुरल कर्व। मैंने शुरू में ही बोला था कि रीढ़ की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार।
अगर वो सही आकार में रहा तो बहुत सारे बीमारियों से दूर रहेंगे। और बच्चों को जो इतने हैवी बैग्स आ रहे हैं, तो थोड़ा जो पेरेंट्स जाते हैं छोड़ने, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लासरूम तक छोड़कर आ जाए और गाड़ी तक लेकर के आए। तो घर के जो काम करती हैं जो महिलाएं, उन पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि झुककर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारे जो काम होते हैं? हाँ, वैसे लोगों को मैं बता दूं, देखिए मतलब हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। घर की जो महिलाएं हैं, जो आप देखेंगे आज से पहले जो हम लोग जो अभी आज मिक्सी जार यूज करते हैं मसाले पीसने के लिए, पहले हम लोग क्या हुआ पत्थर पे करते थे। तो आप देखते होंगे कि आज से 20 साल पहले किसी भी कोई फीमेल्स का फ्रोजन शोल्डर नहीं होता था, कि वो डेली एक्सरसाइजेस था। अभी क्या बटन दबाओ मसाला तैयार। ये सब सारी चीजें हैं, ये सब देखना है कि डिपेंड क्या है। अभी क्या पोछा मारना है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक बहुत सारे ऐसे चीज आ गए। तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी हो कहाँ रहा है, तो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। क्या बैक पेन जो है कहीं ना कहीं हार्ट से भी रिलेटेड होता है? बैक पेन और हार्ट से रिलेटेड नहीं, बैक पेन और हार्ट से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब हमारे शोल्डर्स में पेन होता है, लेफ्ट साइड पे पेन होता है, तो कई बार उसको हार्ट अटैक से रिलेट करके देखा जाता है। उसमें क्या डिफरेंस होता है? हमें कैसे पता करना चाहिए कि हार्ट अटैक से देखिए, रिलेटेड हो? हार्ट का जो पेन है, वो हार्ट के पेन के साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। हर एक वो चेस्ट पेन हार्ट पेन नहीं हो सकता है, हर एक वो शोल्डर पेन हार्ट पेन नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारे सर्वाइकल में कंप्रेशन होगा, आर्टरीज में कंप्रेशन होगा, ब्लड वेसल्स में कंप्रेशन होगा और वो ब्लड फ्लो नहीं होगा, क्योंकि मैं बताया था कि T2 और T3 वर्टिब्रा का काम है पेनक्रिया ये कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई करना। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं करेगा तो हार्ट वीक होगा। और इसके साथ साथ मैं बताऊं, जब चेस्ट पेन होगा, आपका एसिड रिफ्लैक्स है, जब गैसेस ओवर होंगे, ब्लॉटिंग ओवर रहेंगे, तो उससे भी चेस्ट पेन हो सकता है। जब प्रेशर अपर साइड जब शिफ्ट होगा तो उससे भी चेस्ट पेन हो सकता है। और नेक में जब कंप्रेशन रहेगा उससे भी शोल्डर पेन हो सकता है। तो हार्ट पेन और चेस्ट पेन को सेपरेट करना है तो कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स है, जैसे मान लीजिए कि अगर जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, हार्ट के कारण चेस्ट पेन हो रहा होगा, उसको एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, चाहे वो एसी में भी रहेगा तो उसको स्वेटिंग होगा। जनरल पेन में स्वेटिंग नहीं होता है। 2-4 कदम चलेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, सांसें जो है फूलने लगेगी, सांस नहीं ले पाएगा, तो ये हार्ट का साइन है। अगर ऐसे नॉर्मली से पेन हो रहा है तो बहुत सारे हैं, कभी मसल्स खिंचाव हो जाता है चेस्ट में तो उसके कारण पेन होता है। हमारा पेक्टोरिस मेजर माइनर मसल्स जो है उसके कारण भी चेस्ट में और शोल्डर में पेन हो सकता है। क्या मसाज जो है वो हर टाइप के पेन के लिए हेल्पफुल होता है, या फिर कुछ केसेस में डैमेज भी कर सकता है? देखिए, मसाज हर टाइप के पेन में सक्सेस होता है, लेकिन हर टाइप के पेन में किस टाइप के मसाज दे रहे हैं ये मायने रखता है। मतलब मसाज के भी बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे टेक्निक है, चाहे वो डीप टिश्यू मसाज हो, सॉफ्ट टिश्यू मसाज हो, या एरोमा हो, या सोडिस मसाज, तो सब मसाज का अलग अलग। अगर मुझे किसी का मसल्स रिलीज करना है, नोट्स रिलीज करना है, तो वहाँ डीप टिश्यू मसाज। अब किसी का नोट्स रिलीज करना है, सॉफ्ट टिश्यू मसाज देंगे, कोई मतलब ही नहीं। तो मसाज हर एक जगह ऐसा नहीं। अब वो इन्फ्लामेशन हुआ है, वहाँ पेन हो रहा है, पेन के कारण में ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वहाँ अगर हम प्रेशर के साथ मसाज करेंगे तो पेन और बढ़ सकता है। तो ये जानना जरूरी, हर दर्द का इलाज मसाज नहीं है। तो आप कोई ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं जिसमें अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको रेगुलर कोई बॉडी एक हो रहा है, जैसे बैक एक हो रहा है, रेगुलर बैक एक हो रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? कौन से पॉइंट्स पे प्रेस करना चाहिए? नहीं, बैक एक हो रहा है तो पहले तो एरिया चूज करना है कि बैक पेन हो कहाँ रहा है, क्योंकि हमारा बैक पेन नेक टू बैक पेन, बैक ही कहते हैं, तो बैक पेन हो कहाँ रहा है। थोरेसिक रीजन में हो रहा है, लंबर रीजन में हो रहा है, नेक रीजन में हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो कि अगर मान ली कभी कभी किसी कंडीशन में सामने झुकने पे पेन बढ़ता है, बैक साइड झुकने पे पेन नहीं बढ़ता। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में अगर सामने झुकने पे जो मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सेल्फ एक्सरसाइज, अगर जो मूवमेंट करने में पेन बढ़ रहा है उस मूवमेंट को सडन बंद कर दें, नहीं तो पेन और बढ़ सकता है। अगर आप कहीं से देख करके या सीख करके भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अगर जो मूवमेंट करने पे पेन हो रहा है तो उस मूवमेंट को बंद कर दे, बाकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो इन केसेस में ऑयल मसाज का कितना असर पड़ता है? जो ऑयल मसाज जो है हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, मस्कुलर पेन को कम करता है। सुपरफिशियल इफेक्ट जो है ऑयल मसाज कम करता है, बाकी इंटरनल जो है आपके नर्व कंप्रेस हो रहे हैं उसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सुपरफिशियल आराम लगता है, जैसे मान मस्कुलर पेन है तो हम लोग जब मसाज लेते हैं तो मस्कुलर पेन से आराम मिलता है। बाकी इंटरनल जो ऐसा कुछ है, नर्व कंप्रेशन है, स्लिप डिस्क है, डिस्क हर्निएशन है, वैसे में कुछ मसाज से कोई फायदा नहीं होना है। कई लोग पैरों में ऑयल लगाते हैं, उसका असर पड़ता है? देखिए, हम जहां तक मैं जानता हूं, अगर ऑयल मसाज हमारे तलवे में हमारे जब आएंगे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में, तो तलवे को स्टिमुलेट करना मतलब इंटरनल जितने सारे ऑर्गन है उसको स्टिमुलेट करना। हमारे ब्रेन को भी एक्टिव करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को भी एक्टिव करता है तलवे का मसाज। अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है,
अगर वो 10 मिनट तलवे का मसाज कर ले तो मेरा मानना है कि वो इजीली सो पाएगा। डिहाइड्रेशन का मसल्स पे और जॉइंट्स पे कितना असर होता है? हमारे बॉडी में देखेंगे एक दो ब्लड है, WBC, RBC, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल अगर हम स्किन को कट करते हैं सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल ही आता है। तो हर एक चीज को आप देखेंगे, चाहे मतलब डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, डाइजेशन से लेकर के हार्ट से लेकर के किडनी, ब्रेन, एवरीथिंग। तो बॉडी को डिहाइड्रेट होना ही चाहिए। माइग्रेन में और नॉर्मल हेडेक में क्या डिफरेंस होता है? माइग्रेन हेडेक को आप देखेंगे कि वो कहीं एक पार्टिकुलर पार्ट पे होता है, चाहे वो हाफ सर हो सकता है, जब भी उसका पेन होगा वैसे ही होगा कंप्लीटली। और जो नॉर्मल हेडेक है वो ऐसा हेडेक होगा जो टेम्परेरी होगा, लेकिन माइग्रेन के जब एपिसोड आते हैं उसमें आप देखेंगे वॉमिटिंग भी होता है, आई साइड बर्निंग होने लगता है, लाइट से प्रॉब्लम होने लगता है। बाकी नॉर्मल हेडेक है जो कंटिन्यूअस हेडेक होते रहता है, चाहे वो आपका लैक ऑफ स्लीप से भी हो सकता है, स्ट्रेस से भी हो सकता है, ठंड से भी हो सकता है। तो ब्राइट लाइट का, लाउड साउंड का, इनका कितना असर पड़ता है? हमारा कोई भी सुनने का, देखने का एक कैपेसिटी होता है। जितना हार्ड साउंड हम लोग सुन सकते हैं उतना ही सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा आप देखेंगे डीजे के सामने हम लोग रहते हैं, उसके बाद जब आते हैं हमारे ईयर भी प्लग्ड हो जाते हैं, सर भी ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक वही हुआ था। तो कहीं ना कहीं बहुत तेज लाइट और तेज साउंड से बचना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि उन्हें लाइट देके या फिर ट्रैवल करने का टाइम देके माइग्रेन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? माइग्रेन वैसे नहीं होता है। मैं पहले ही बताया कि माइग्रेन जो है ब्रेन का पास का जो हिस्सा है हमारा C1, C2, उसके बाद में ऑसिपिटल, टेम्पोरल, जब वो काफी टाइम स्टीफनेस हो जाता है, स्टीफ होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, तो वो माइग्रेन में डे बाई डे चेंज होते जाता है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको जनरली हम लोग नेक के अराउंड मसल्स को लूज रखेंगे, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, टाइम टू टाइम खाना, तो इससे हम लोग माइग्रेन को प्रेशर जो है, इंटेंसिटी है, उसको कम कर सकते हैं। पेन किलर लेना चाहिए माइग्रेन में? ये सेफ होता है? पेन किलर कहीं भी सेफ नहीं है। पेन किलर कहीं भी सेफ नहीं है। आप देखे होंगे आज से 10-20 साल पहले हम लोग देखते थे कि बहुत दूर तक किसी लोगों को किसी का किडनी खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, लेकिन आज देख रहे हैं अपने घर में, अपने बगल में। रीजन क्या है? पेन किलर। पेन किलर मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत सारे कंडीशन में लेना है, लेकिन कब नहीं लेना है। ये रीजन क्या होता है कि जैसे डॉक्टर कम, हम लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं। सर दर्द किया, ऑटोमेटिक 2-4 मेडिसिन के नाम जानते हैं, वो ले लिए। अब उसका इफेक्ट क्या? सर दर्द का रीजन क्या हो सकता है? कि नींद नहीं पूरा होने के कारण सर दर्द हो रहा हो। अगर हम सो लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या है, काम के चक्कर में वहां गोली डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एनाल्जेसिक मेडिसिन जितने हैं पेन किलर, हमारे इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करते ही करते हैं। क्या चॉकलेट्स हो गया, चीज, कॉफी, ये सब माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं? मीठा चीज कोई भी बॉडी को सुस्त करता है। तो चॉकलेट्स में भी कैटेगरी है, कौन सा चॉकलेट आप ले रहे हैं। अच्छा। डार्क चॉकलेट ले रहे हैं तो वो बॉडी के लिए मतलब फायदेमंद है। अगर ये जर्नल या चॉकलेट ले रहे हैं तो आप चीनी खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, तो शुगर इंटेक्ट करेंगे तो वैसे भी बॉडी को लॉस करेगा। अगर किसी को फ्रीक्वेंटली माइग्रेन होता है तो डेली रूटीन में क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए? पहले तो ब्रेकफास्ट टाइम पे लेने चाहिए। सुबह उठते के साथ में थोड़ी बहुत मेडिटेशन, योगा करना चाहिए, ध्यान योगा जो कहते हैं, प्राणायाम, वो करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट जो है कभी स्किप नहीं करना है। तो माइग्रेन से काफी राहत पा सकते हैं। अच्छा, 10 स्टेप रूटीन बताइए या फिर 10 मिनट रूटीन बताइए बैक पेन जिन लोगों को होता है उनके लिए, डेली के लिए। सबसे पहले मॉर्निंग में उठना, अपना नेचुरल वर्क करना, उसके बाद में थोड़ी बहुत बाहर निकलना, आउटडोर गेम आप कुछ भी कर सकते हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप 30 मिनट्स वॉक कर लो। आप वॉक करने से बॉडी के सारी जो जॉइंट्स है फ्री होता है, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है और हमारे बैक पेन में भी सपोर्ट करता है, ठीक करता है। अच्छा, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक में क्या डिफरेंस होता है? फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक, फिजियोथेरेपी जस्ट लाइक एक्सरसाइज थेरेपी, और फिजियोथेरेपी देखा जाए तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ ब्रांचेज है। उसमें फिजियोस के काफी मतलब कार्डियो से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, बच्चे से हर एक बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, मसल्स के पावर को बढ़ा सकते हैं। कायरोप्रैक्टिक का मतलब है कि बोन मसल्स और टेंडन, लिगामेंट, ये सब काम करते हैं। जैसे कि मान लें सपोज हमारा वर्टिब्रा रोटेट हो गया है, तो फिजियोथेरेपिस्ट का वहां वर्क होगा उसके अगेंस्ट मसल्स को तैयार करना। जो मसल्स को तैयार करने में हो सकता है 6 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, लेकिन कायरोप्रैक्टिक का मतलब है कि एट ए टाइम ही बोन को रिसेट कर देना। जैसे ही बोन रिसेट होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और पेन सडन गायब हो जाएगा।
तो अभी फास्ट समय में कैरोप्रैक्टिक अभी सबसे इफेक्टिव इसलिए है कि लोगों के पास टाइम नहीं है और वो चाहता है जल्दी में कुछ रिजल्ट आए। ये डिफरेंट है। बाकी मैं कहता हूँ फिजियोथेरेपी समंदर है तो कैरोप्रैक्टिक एक अलग सा इफेक्टिव है। जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसका क्या असर पड़ता है? देखिए कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बता दूं कि उसमें आप देखेंगे सब मामला शुगर का ही है। उसमें आप देखेंगे पीछे पड़ेंगे शुगर की मात्रा क्या है। उसमें और भी हाई टेम्परेचर पे सारे जो अल्कोहल टाइप का जो तत्व होते हैं उसमें मिलाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान करे। कोई भी अगर पानी को भी अगर 6 महीना के बाद पीते हैं तो वो भी नुकसान करेगा। और इसे आप देखेंगे, मैं कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स लेना ही नहीं चाहिए किसी को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक लेने से हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है, खाना डाइजेस्ट करता है, तो बिल्कुल मिथ है। कोल्ड ड्रिंक एक तो उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, दूसरे में हाईली शुगर, पीएच का मात्रा भी देखेंगे उसमें काफी होता है जो हमारे बॉडी के लिए काफी नुकसान है। आपको पीना है गन्ने का जूस पियो, गर्मी में काफी आराम देगा। लेकिन आजकल डाइट कोक आ गई है तो उसका कोई असर पड़ता है या सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक है? ये बिल्कुल मार्केटिंग करने की। किसको पता है कि उसमें क्या है, किसको पता है कि उसमें क्या है। और हमारे इंडिया है, यहाँ इतने सारे मतलब नेचर के साथ फूड मिलते हैं। आप देखेंगे ठंडी के टाइम हो, गर्मी के टाइम हो, सीजनली हर एक चीज आता है। तो मैं कहूंगा कि डाइट को छोड़ो, आप डाइट कोक हो या नॉर्मल कोक हो या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, अपने गन्ने के जूस की तरफ आओ, टर्मरिक मिल्क की तरफ आओ और हेल्दी हो जाओ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, अगली बार उनका जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जेन ज़ी भारत।